चले जी, लास्ट क्लास में हमने पहली क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पेपर पैटर्न था, कोर्स आउटलाइन वगैरह हमने डिस्कस कर ली थी, क्या क्या मसले मसाइल हैं। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि MA2 में आप एक नई चीज़ देख रहे होते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, वो आपके सामने आ रहा होगा। और फिर हमने डिस्कस कर लिया था कि 22 चैप्टर हैं, लेकिन उसकी वजह से आप MA2 भी पूरा कवर कर रहे होंगे और F2 भी तकरीबन कितना कवर हो जाएगा, F2 भी तकरीबन 50% कवर अप हो जाएगा। तो वो आपको 2 पेपर्स में हेल्प दे रहा होगा, MA2 में भी आपको हेल्प देगा और F2 के लेवल पर भी आपको हेल्प देगा। तो वो दोनों लेवल पर जो है ना वो आपको मदद फराहम कर रहा होगा, यानी कि एक तरीके से हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने पर्टिकुलरली लास्ट क्लास पर डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लेबर का टॉपिक स्टार्ट किया था और लेबर के टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। और लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सही ना, रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, तो हमारे पास लेबर टर्नओवर कैलकुलेट हो गया था। उसके 3 सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। ऐसे ये हैंड आउट आपके पास मौजूद है लेबर का, उसमें हमने 3 सवाल कर लिए थे। क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने डन कर लिया था। अब हम जरा आगे बढ़ जाते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज। चलो जी, लेबर टर्नओवर के बाद बेसिकली क्या आएगा, लेबर टर्नओवर के बाद आती हैं ये टोटल 3 चीज़ें। रेशोज का कॉन्सेप्ट आता है और रेशोज में हम 3 चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, दैट इज एफिशिएंसी रेशो, फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। कैपेसिटी रेशो, फॉर्मूला बनता है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो, फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। कॉपी कर लें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। चलें जी। अच्छा, ये कुछ हद तक आप थोड़ा बहुत MA1 में कवर करके आए हुए होते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगेन सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी अबाउट द लेबर टर्नओवर, उसमें मैंने आपसे एक मेजर चीज़ डिस्कस ये की थी कि भाई देखो, इस चीज़ को जहन में रखें कि हमारे पास रेशोज़ की जो एनालिसिस है ना वो एग्जामिनेबल नहीं है। मतलब रेशोज़ की एनालिसिस मेरे पास एग्जामिनेबल नहीं है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे बताएं कि इस रेशो में हो क्या रहा है। नॉर्मली हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमें डाटा गिवन होगा, हमने फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना है, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं है। बस हमने ये काम होगा, उसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ये बात हम याद रखेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हमारे पास डाटा गिवन होगा, हमने सिर्फ फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करना होगा और कुछ करने की ज़रूरत पेश नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है एफिशिएंसी रेशो। फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कहते हैं टाइम अलाउड को। स्टैंडर्ड आवर्स इज योर टाइम अलाउड और एक्चुअल आवर्स इज योर टाइम टेकन, कि एक काम को करने के लिए तुम्हें कितना टाइम दिया गया था, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स, और तुमने उस काम को करने के लिए कितना टाइम लिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्चुअल आवर्स। तो असल में हम बेसिकली परसेंटेज वाइज लेबर की ये परफॉर्मेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो उसको काम करने के लिए टाइम दिया था और उसने वो काम जितने टाइम में किया है उसमें उसका परफॉर्मेंस लेवल आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसे हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, किस नाम से, एफिशिएंसी रेशो के नाम से, जिसका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया और समझाया। क्या इस बात पर एग्रीड है? अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो देखिए, सिंपल सी कहानी है। परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है या फिर परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव है, उसकी चीज़ों की डिटेल हमें पता चल जाएगी थ्रू फॉर्मूला। अगर एफिशिएंसी रेशो का आंसर 100% से ज़्यादा आ रहा है, अगर एफिशिएंसी रेशो का आंसर 100% से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आंसर 100% से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर चेक कर रहा हूँ कि भाई आंसर क्या है। आइदर आंसर 100% से ज़्यादा होगा या फिर आइदर आंसर 100% से कम होगा। फिर वही वाली कहानी है कि अगर आंसर 100% से ज़्यादा है तो आपका परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपने अच्छा काम किया है, आपका परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है। और अगर आंसर 100% से कम है तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100।
और इसी तरीके से फिर कनेक्टेड हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखिए, कैपेसिटी में हम बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि एक लेबर के अंदर कितने घंटे काम करने की सलाहियत है। देखो अभी मैंने उससे काम करवाया नहीं है, ना मैंने उसको कोई काम दिया है, ये मेरी अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट है कि जब मैं एक बंदे को देखूंगा तो मैं उसकी फिजिक से या उसके बातों के स्टाइल से या उसका थोड़ा बहुत काम करने के स्टाइल से मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि इसके अंदर कितनी हिम्मत है काम करने की। तो वो जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना कि यार इसके अंदर कितना कैपेसिटी लेवल है, ये कितने घंटे मेरे लिए ओवरऑल काम कर सकता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बजटेड आवर्स। फिर मैं ये देखूंगा कि उसने असल में कितने घंटे काम किए हैं, असल में उसने जितने घंटे काम किया होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्चुअल आवर्स। तो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। सही ना, फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100 कि मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर कितने घंटे काम करने की सलाहियत है और तुमने असल में कितने घंटे काम किया है। मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर कितने घंटे काम करने की सलाहियत है और तुमने असल में कितने घंटे काम किया है, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। विद द सेम कॉन्सेप्ट एज वी हैव डन इन द एफिशिएंसी रेशो के कैपेसिटी रेशो में भी ये कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी के लिए अगेन आप क्या देखेंगे, परसेंटेज। विद द सेम सिचुएशन कि अगर आंसर 100% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आंसर 100% से कम है तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाएगा मेरे भाई, नेगेटिव हो जाएगा। परफॉर्मेंस लेवल ज्यादा 100% से ज्यादा तो परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव, आंसर 100% से कम तो परफॉर्मेंस लेवल विल बी नेगेटिव। इस चीज को हम ज़हन-नशीन कर लेंगे, इस बात को हम याद रखेंगे। फिर हम आते हैं तीसरे वाले पर, दैट इज प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। अच्छा ये बात याद रखें कि प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो की ना अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कोई औकात नहीं। असल में प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो इज अ मिक्सचर ऑफ एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। मतलब मैं एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों को मर्ज कर दूं ना, तो भाई दोनों को मर्ज करके क्या निकलेगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। अगर मैं एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों को मर्ज कर दूं तो दोनों को मर्ज करके बाहर क्या निकलेगा, मैंने कहा जी दोनों को मर्ज करके जो बाहर निकलेगा दैट विल बी प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। इस वजह से प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज एफिशिएंसी रेशो इनटू कैपेसिटी रेशो। तो मैं दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। फिर मैं देखूंगा कि सवाल में डेटा क्या है। अगर तो सवाल में डेटा आवर्स की शक्ल में दिया हुआ है, अगर तो सवाल में डेटा आवर्स की शक्ल में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। और अगर ये आवर्स की शक्ल में नहीं दिया हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे सवाल में क्या निकाल के दिया हुआ होगा, एफिशिएंसी और कैपेसिटी रेशो निकाल कर दिया हुआ होगा। तो मैं एफिशिएंसी और कैपेसिटी रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। Production volume ratio is also known as activity ratio. Production volume ratio is also known as activity ratio. एक ही बात है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो भी कह सकते हैं, एक्टिविटी रेशो भी कह सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली एक ही है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या ये बात क्लियर है यहां तक, कोई मसाइल? देखिए असल में होता क्या है कि मैं लेबर के ना दो एरियाज में परफॉर्मेंस लेवल को चेक करता हूं, एक एफिशिएंसी में और एक कैपेसिटी में। फिर मुझे चेक करनी होती है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल कि भाई देखिए मसला क्या है, अगर तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों पॉजिटिव है ना, तो जिंदगी का मसला हल है। फिर मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि अब इसका परफॉर्मेंस लेवल ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। या फिर ये दोनों नेगेटिव है, एफिशिएंसी भी नेगेटिव है, यानी कि एफिशिएंसी का आंसर भी 100 से कम है और कैपेसिटी का आंसर भी 100 से कम है। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तब भी मेरे लिए डिसीजन मेकिंग आसान है। मसला उस वक्त आता है कि जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव है और दूसरा परफॉर्मेंस लेवल क्या है मेरे भाई, दूसरा परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव है।
तो ऐसी सिचुएशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल। हमें उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल चेक करना होगा कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल आइदर पॉजिटिव है या फिर आइदर नेगेटिव है। क्योंकि देखें कभी कभार होता क्या है, कभी कभार परफॉर्मेंस लेवल पॉजिटिव होता है और इतना पॉजिटिव होता है, इतना एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है, बिल्कुल तबाहकुन किस्म का, कि वो नेगेटिव वाले को क्या कर लेता है मेरे भाई, नेगेटिव वाले को फुलफिल कर लेता है। पॉजिटिव इतना पॉजिटिव कि वो नेगेटिव वाले को क्या कर लेगा, हजम कर लेगा। नेगेटिव इतना नेगेटिव कि वो पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा मेरे भाई, हजम कर जाएगा। कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस एक जगह पर इतनी पॉजिटिव होती है कि वो जो दूसरी नेगेटिविटी होती है ना, वो ओवरकम हो जाती है। वाइस वर्सा, कभी कभार आपका परफॉर्मेंस लेवल इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो पॉजिटिव वाले एरिया को क्या कर लेता है मेरे भाई, वो पॉजिटिव वाले एरिया को ओवरकम कर लेता है। तो आपको ये दोनों सिचुएशंस कंपैरेटिवली देखनी होती हैं। इस वजह से मैंने कहा भाई एक काम करेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मसला हल है, रखेंगे। दोनों नेगेटिव है, मसला हल है, उठाकर बाहर फेंकेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों को कंबाइन करके उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल चेक कर लेंगे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल चेक करने के लिए मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक, या फिर आप चाहेंगे तो आप इन दोनों को कंबाइन करके भी जो है ना वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर वो थोड़ा बहुत सवाल को ऊपर नीचे करेगा तो आप सवाल को हैंडल कर लेंगे। सुनना बात मेरी गौर से, अगर वो थोड़ा बहुत सवाल को ऊपर नीचे करेगा तो आप सवाल को प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो तुम्हें सवाल में ये दे दे, ये दे दे, ये गायब कर दे। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी रेशियो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि फिर इस किस्म के सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा कि भाई इस किस्म का भी कोई मिलता जुलता सवाल जो है ना वो पॉजिटिवली आपके पास आ सकता है, ताकि आप उसके हिसाब से उसको आंसर कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? लेबर के क्वेश्चन वाला जो हैंडआउट है जरा उसमें देखेंगे, आपके पास होगा सवाल नंबर 4। जरा एक दफा सवाल पढ़ लें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या क्या है, मैंने कहा देखो इसमें बजटेड यूनिट्स हैं। बजटेड यूनिट्स कितने बनाने हैं, 40,000। और बजटेड आवर्स भी हैं। बजटेड आवर्स कितने हैं मेरे भाई, 1,60,000 आवर्स। फिर उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 41,700 यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 165,000 आवर्स। ठीक है, ये फिलहाल मेरे सामने सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 4 में। मैंने क्या सोचा था कितने यूनिट्स बनेंगे, 40,000। और इन 40,000 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 160,000 आवर्स। असल में कितने यूनिट्स बनाए, 41,700। असल में कितना टाइम लगा, 165,000 आवर्स लगे। सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आपने तीनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम। अब जरा कहानी सुनना गौर से। देखिए मैंने लेबर को बुलाया और मैंने लेबर को बुलाकर कहा कि भाई लेबर, मेरे हिसाब से ना तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल ठहरा नेगेटिव, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें कितने घंटे काम करना था, 1,60,000 घंटों में यूनिट्स बनाने थे, तुमने यूनिट्स बनाए 1,65,000 घंटों में। तो मैंने कहा देखिए मसला ये है कि मेरे हिसाब से आप चल रहे हैं माशरे में टुन, क्योंकि आप जो दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो कंपैरिजन अपनी जगह पर सही नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे 1,60,000 घंटे काम करना था और मैंने 1,65,000 घंटे काम किया तो मेरा परफॉर्मेंस लेवल नेगेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो सोचें कि आपने ये जो 1,60,000 घंटे मुझे दिए थे वो कितने यूनिट्स बनाने के लिए दिए थे, तो 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए दिए थे। मैंने असल में कितने यूनिट्स बनाए हैं, 41,700 यूनिट्स बनाए। मैंने आपके बताए हुए यूनिट से 1,700 यूनिट ज्यादा बनाए हैं। ऐसा ही है, मैंने आपके बताए हुए यूनिट से कितने यूनिट ज्यादा बनाए मेरे भाई, 1,700 यूनिट्स मैंने ज्यादा बनाए। सर अगर मैं 1,700 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि मैंने जो है ना वो काम कम किया है और जो है ना वो यूनिट्स कम बनाए हैं और काम ज्यादा किए। तो मैंने कहा देखिए अगर 5,000 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, 5,000 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, तो इस बात को समझें कि मैंने 1,700 यूनिट्स ज़्यादा भी बनाए हैं। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि आप 40,000 यूनिट्स का जो टाइम पीरियड है,
उसे 41,700 यूनिट्स के टाइम पीरियड से कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन लाइक टू लाइक बनेगा ही नहीं। आपको कंपैरिजन करना है हमेशा दो बराबर की चीजों, आपको कंपैरिजन करना है हमेशा लाइक टू लाइक चीजों के दरमियान। तो मैंने कहा भाई फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा जी बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसके लिए हमें करना कुछ यूं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि इसके लिए हमें करना कुछ यूं पड़ेगा कि हमें उसमें से दोनों में से किसी एक डाटा को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमें दोनों में से किसी एक डाटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा और मॉडिफाई करके दूसरे के बराबर लेकर आना पड़ेगा। अब उसमें दो ऑप्शन हैं। ये जो 40,000 यूनिट्स का टाइम पीरियड है, या तो इसको मॉडिफाई करके किसके बराबर लेकर आए, 41,700 यूनिट्स के बराबर लेकर आए, या फिर ये जो 41,700 यूनिट्स का टाइम पीरियड है इसको कन्वर्ट करके कितने पे लेके जाएं, 40,000 पे लेके जाएं। तभी पर्टिकुलरली हमें ये बात समझ आएगी कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन किस तरीके से किया जाएगा। जब मैंने उसको ये बात समझाई ना, तो साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि भाई ये बात आप याद रखें कि जो बजटेड डाटा होता है ना, ये सोचा हुआ डाटा है। वो डाटा जो आपके दिमाग में है, वो डाटा जो सिर्फ वैल्यूज में है, जबकि एक्चुअल डाटा वो डाटा है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। एक्चुअल डाटा वो डाटा है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। इसका मतलब है कि आपको पर्टिकुलरली ये समझना है कि एक्चुअल डाटा वो है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, एक्चुअल डाटा वो है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअल डाटा को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, अगर मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए इट इज कंपलसरी कि मुझे इन दोनों में से किसी एक डाटा को मॉडिफाई करना होगा, और मैं हमेशा बजटेड डाटा मॉडिफाई करूंगा। मैं हमेशा कौन सा डाटा मॉडिफाई करूंगा? बजटेड डाटा। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बजटेड डाटा असल में क्या है? सोचा हुआ डाटा। सोच को मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्चुअल डाटा ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। जो डाटा इनकर्ड हो चुका है उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर कभी भी आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, उन सारे टॉपिक्स के लिए एक यूनिफॉर्म चीज आप याद कर लें कि भाई अगर हम कभी भी कहीं फंसे और हमें दोनों में से किसी भी डाटा को मॉडिफाई करना है, तो हम हमेशा कौन सा डाटा मॉडिफाई करेंगे मेरे भाई? हम हमेशा बजटेड डाटा मॉडिफाई करेंगे। अगर मुझे दोनों में से कभी भी किसी एक डाटा को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, तो मैं हमेशा कौन सा डाटा मॉडिफाई करूंगा मेरे भाई? बजटेड डाटा मॉडिफाई करूंगा। मैं कभी भी एक्चुअल डाटा मॉडिफाई नहीं करूंगा। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? तो जरा कैलकुलेटर उठा ले, मुझे बताएं मुझे कितना टाइम दिया गया था? 1,60,000 घंटे। कितने यूनिट्स बनाने के लिए? क्या मैं एक यूनिट का टाइम पीरियड निकाल सकता हूं कि एक यूनिट बनाने के लिए हमने कितना टाइम सोचा था? तो मैंने कहा जी एक यूनिट का टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 1,60,000 को डिवाइड कर दूंगा कितने से? 40,000 से। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आवर्स। इसका मतलब ये है कि हमने सोचा था हमारे हिसाब से एक यूनिट कितने घंटों में बन जाएगा मेरे भाई? 4 घंटे में। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि हमने असल में कितने यूनिट्स बनाए हैं? 41,700। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने बजट 41,700 आवर्स के ऊपर बनाया होता, अगर मैंने बजट 41,700 आवर्स के ऊपर बनाया होता, 41,700 यूनिट्स के ऊपर बनाया होता, तो मेरे हिसाब से 41,700 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था? 4 घंटे। तो 41,700 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा जी मैं 41,700 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 4 से। 1,66,800। Now this 166,800 will be considered as your standard hours। और इन स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए तुमने लिया क्या? तुमने लिए एक्चुअल यूनिट्स और उसे मल्टीप्लाई किया बजटेड आवर्स पर यूनिट से। तुमने लिए एक्चुअल यूनिट्स दैट इज 41,700 और उसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया बजटेड आवर्स पर यूनिट से। सही ना? तुमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बजटेड आवर्स पर यूनिट से। तो हमारे पास बेसिकली अमाउंट कैलकुलेट हो गई क्या? हमारे पास बेसिकली अमाउंट कैलकुलेट हो गई स्टैंडर्ड आवर्स की। कि मेरे हिसाब से अगर मैंने साल के शुरू में
एक्चुअल यूनिट्स पर बजट बनाया होता, दैट इज 41,700 यूनिट्स। तो मेरे हिसाब से उन 41,700 यूनिट्स को बनाने में जो टाइम लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था मेरे भाई? 166,800। लेकिन असल में उनको बनाने में कितना टाइम लगा है? 165,000। अब मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा। अब जब मैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा तो ये कंपैरिजन क्या बनेगा मेरे भाई? ये कंपैरिजन फिर लाइक टू लाइक कंपैरिजन जो है ना वो बनना होगा। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब मेरे पास तीनों चीजें आ गई, 3 फॉर्मूले निकाल लेना। सवाल की रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या निकालना है? एफिशिएंसी, कैपेसिटी और प्रोडक्शन वॉल्यूम। क्या क्या चाहिए? आपने कहा सर एक तो चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स 166,800, दूसरा क्या चाहिए? एक्चुअल आवर्स 165,000, तीसरा क्या चाहिए? बजटेड आवर्स 160,000। तो नॉर्मली ये बात याद रखें कि बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सवाल में गिवन होंगे। आपको हमेशा वर्किंग किस पर करनी है मेरे भाई? स्टैंडर्ड आवर्स के ऊपर। बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सवाल में गिवन होंगे, हम हमेशा वर्किंग इस पर करेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स पर करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करके फिर उसको फॉर्मूले में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? इसे आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जरा तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकाल कर बता दें, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व कर लेंगे। पहले ये कॉपी करके इसका डाटा तीनों फॉर्मूलों में अप्लाई करके आंसर बताएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बाकी अल्लाह खैर करेगा। चले जी, डन है सबका? तो ज़रा मुझे आंसर बता दें ताकि हम आंसर कंपेयर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा मैंने आपको बनाकर दे दिया था, तो ज़रा बता दें एफिशिएंसी रेशो कितना आया? 101.9। कैपेसिटी रेशो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो 104.8। यही आ रहा है? पक्की बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने खुद से निपटाना था, एफिशिएंसी रेशो 99.4, कैपेसिटी रेशो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो कितना? 100.8। नहीं 40.3 एफिशिएंसी। ये दिखाइए, उठाएं कैलकुलेटर, उठाएं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया होगा? एक यूनिट बनाने के कितना टाइम चाहिए था? अच्छा, तुम्हें कितना टाइम दिया गया था? 3,75,000 घंटे दिए थे, 375 आवर्स। एक यूनिट, और कितने यूनिट्स बनाने थे? 1.5 लाख। तो तुमने क्या किया? तुमने 375,000 को डिवाइड किया 1.5 लाख से, ऐसे ही है। तो ये कितना है? 2.5। नहीं, क्या किया? 2.5 आया। 3,75,000 नंबर ऑफ आवर्स को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, यानी कि 1.5 लाख से, तो यह आया 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना था किससे? एक्चुअल यूनिट से। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 151 200। तो मैंने 2.5 को मल्टीप्लाई किया 151 200 से, तो मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए? 378,000। ऐसे ही है मेरे भाई। तुमने क्या किया? तुमने डिवाइड उल्टा किया होगा। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे समझ आ रहा था कि तुमने डिवाइड उल्टा किया। 375 डिवाइड बाय 150, 2.5 करो, उसको लिखो 2.5, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल यूनिट से 151 200 से। $378,000। जी भाई, हो गया ना? तो सही होना ही था, यही आएगा। एफिशिएंसी रेशियो आएगा 99.4, कैपेसिटी आएगा 101.3 और प्रोडक्शन वॉल्यूम आएगा 100.8। ठीक हो गया? कोई मसाइल इसमें? अच्छा, अभी मैंने आपको एक आधा हैंड आउट दिया, जरा पहले उस पर नजरसानी कर लें। मैंने अभी आपको एक आधा हैंड आउट दिया, पहले इस पर नजरसानी कर लें।
अच्छा, ये बेसिकली कैप्लन की किट के सवाल हैं, क्योंकि मुझे आप पर भरपूर भरोसा था कि आप लोग आज तो कैप्लन की किट क्या ही लेकर आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको खुद ही दे दी। ठीक है ना, मैंने कहा चले पहले टॉपिक के तो मैं खुद ही दे दूं, जब तक आप दूसरे टॉपिक तक तो खरीद ही लेंगे, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह आपको हिदायत भी देगा और खैर भी करेगा। तो अब इसमें से आपने कौन कौन से सवाल करने हैं ज़रा टिक कर ले मेरा भाई। इसमें आप सवाल करेंगे 101, पहले पेज पर ही है, पहले पेज में सबसे आखिरी है 101। ठीक है, फिर 101 के बाद आप करेंगे 104, 104, फिर उसके बाद आप करेंगे 109, 109, फिर आप करेंगे 110, फिर आप करेंगे 118, 118, 118, फिर आप करेंगे 121, 121, और फिर आखिर में करेंगे 123, 123। जी बेटा अभी कर। अच्छा, इसमें से जरा एक सवाल में ना करेक्शन कर लें, जरा आ जाए क्वेश्चन 109 पर, जरा आ जाए क्वेश्चन 109 पर, और जरा 109 पर आगे इसकी करेक्शन कर लें एक अदर। अच्छा, 109 में पहली लाइन में लिखा हुआ है अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड आर इज 0.5। इस 0.5 को कैंसिल करके इसको 2 कर दें, ये 0.5 नहीं है 2 है, यानी कि कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट फॉर विच द स्टैंडर्ड आर इज 2। ठीक है, अब ये सवाल निपटा दें जरा जो मैंने आपको लाइन से बताए हैं।